नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। आज नरेंद्र मोदी ने यूपी के लोगों को चेतावनी दी। मोदी ने यूपी के मतदाताओं से कहा, अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई, जरा सी चूक हो गई तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दंगाई, माफिया फिर मनमानी करेंगे, इसलिए सावधानी की जरूरत है। आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके बाद मोदी और योगी दोनों ने एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 23 विधानसभा सीटों के लिए लोगों को वर्चुअली एड्रेस किया। मोदी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नकली, फर्जी, परिवारवादी समाजवादी कहा। मोदी ने कहा कि योगी ने परिवारवादियों के, दंगावादियों के सारे काले धंधे बंद करा दिए, इसलिए ये 5 साल से भरे बैठे हैं, मौके के इंतजार में हैं। अगर गलती से सत्ता में आ गए तो यूपी के लोगों से बदला लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने यूपी की तस्वीर बदल दी है। पहले गुंडे तिरंगा यात्रा पर हमला करते थे, अब गुंडे मवाली जेल में हैं। कांवड़ यात्रा शांति से होती है, कुंभ शांति से होता है। अपराधियों की जगह जेल में है या फिर वो यूपी छोड़कर भाग गए हैं। जवाब में अखिलेश ने व्यंग्य किया, पूछा अगर अपराधी भाग गए तो ओवैसी पर गोली चलाने वाले कहां से आए। अखिलेश ने कहा कि योगी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने यूपी की महिलाओं से खास अपील की। कहा, रिकॉर्ड मतदान करें, वोट डालने से पहले 5 साल पहले के यूपी को याद करें। बहन बेटियां योगी के राज में सुरक्षित हैं। अगर परिवारवादी आ गए तो फिर तांडव करेंगे। अखिलेश ने कहा, योगी मोदी अपराध में कमी के जो आंकड़े देते हैं वो गलत हैं। यूपी में कानून का राज नहीं है, ठोको राज चल रहा है। मोदी ने किसानों से कहा कि केंद्र सरकार और योगी सरकार ने किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। रिकॉर्ड खरीद हुई है, गन्ने का वक्त पर भुगतान हुआ, किसान सम्मान निधि दी, मुफ्त में राशन दिया है, बीमा योजना दी है, क्रेडिट कार्ड दिया। अगर कागजी समाजवादी आ गए तो सब खा जाएंगे। न राशन मिलेगा, न पैसा मिलेगा, न बीमा मिलेगा, न चैन मिलेगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसान बदला लेने के लिए तैयार बैठा है, बीजेपी किसानों के दुश्मन है। जयंत चौधरी ने भी कहा कि किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे, किसान योगी की कर्मी दूर करेंगे। कुल मिलाकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार घमासान देखने को मिला। जुबानी जंग का तीखापन, बयानों की धार, ये सब देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा कितना गर्म है। मुद्दे दो ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर और किसान। इन्हीं की बात सब कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को 1 लाख लोगों ने सुना। 122 बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। इस वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, 5 साल पहले जिसने भी यूपी को देखा था वो सोच भी नहीं सकता था कि यूपी में माफिया, क्रिमिनल और दंगाइयों पर कंट्रोल हो सकेगा। लेकिन योगी ने यह करके दिखाया। अब फैसले का वक्त है। अगर इस पर गलती हुई तो खामियाजा अगले 5 साल तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माफियावादी उन सभी योजनाओं को रोक देंगे जो केंद्र सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं की मदद के लिए चला रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी, नकली समाजवादी बंद करा दे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी, समाजवादी, नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। आप
हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा, गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे। इसके बाद मोदी ने महिलाओं से डायरेक्ट अपील की। उनसे पूछा, यूपी में कानून व्यवस्था में कोई बदलाव आया है या नहीं? 5 साल पहले क्या हाल था, अब कैसे हालात हैं? ये फर्क महिलाएं और बहन बेटियां महसूस कर सकती हैं। इसीलिए मोदी ने महिलाओं को अलग से मैसेज दिया। मोदी ने कहा, पिछली सरकार में दबंगों और दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई थी। बड़ी मुश्किल से योगी ने माफिया, अपराधियों, दंगाइयों को काबू किया है, जेल भेजा है, अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा किया है। अगर इस वक्त गलती हुई तो दंगाई और दबंग फिर से वापस आ जाएंगे। माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का, बेटियों का किया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौट सकेगा। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन बेटियां कह रही है, फर्क साफ है। आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की अणी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी की सरकार को सहन नहीं कर सकते। वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है। मैं अपनी बहनों बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा, बीते 5 साल में जो बदलाव आया है, ये दबंग और दंगाई मानसिकता, ये लोग अगर मौका मिला पिछले 5 साल में उसको जो कानून हमेशा उनके माथे पर लटकता रहा, उसके कारण उनके जो गोरख धंधों में मुसीबतें आई, वे उसका बदला उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों से लेना चाहते हैं। इन्होंने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है, यानी लोकतंत्र में जो लाज शर्म नाम की चीज चाहिए वो भी छोड़ दी है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है, उसी से आपको इनके भावी इरादे का पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपसे भारी मतदान करने का आग्रह भी कर रहा हूं। ठंड कितनी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये आप जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर से जुड़े। योगी ने भी अपनी स्पीच में लॉ एंड ऑर्डर पर ही फोकस किया। योगी ने कहा उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में यूपी को एक दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया, माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है, आम जनता के बीच सुरक्षा का माहौल बना है। योगी ने कहा पहले तो लोग ये सोचकर पुलिस के पास नहीं जाते थे कि पुलिस भी अपराधियों का साथ देगी, लेकिन अब 5 साल में यूपी के लोगों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि पुलिस अपराधियों पर एक्शन लेगी। ये बदलाव बड़ी बात है और इसका असर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांवों के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद, जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा दिन था। उन्होंने गोरखपुर की सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान खास तौर पर गोरखपुर पहुंचे थे। योगी ने नॉमिनेशन के बाद गोरखपुर के लोगों को संबोधित किया और इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल रैली में शामिल हुए और फिर गोरखपुर में कई छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग्स की। हर पब्लिक मीटिंग में योगी ने कानून व्यवस्था में बदलाव को बड़ा इशू बताया। योगी ने कहा कि शास्त्र और शस्त्र का साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कानून को मानने वाले भोले भाले लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए योजनाएं बन रही हैं और जो अपराधी हैं, उनकी संपत्ति पर शस्त्र के तौर पर बुलडोजर चलता है। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आप समझे नहीं हो भारत को। हमारे यहां एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए। आज योगी के नॉमिनेशन के वक्त अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि योगी ने गुंडे, मवाली, अपराधी, माफिया, दबंग और दंगाई सबको लाइन पर ले आए हैं। ऐसे लोग अब या तो जेल में हैं या यूपी से बाहर। अमित शाह ने कहा कि योगी ने यूपी को माफिया मुक्त कर दिया है। मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है।
है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। अब मैं आपको इस चुनाव का दूसरा रंग दिखाता हूं, दूसरा पक्ष। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे थे। अखिलेश और जयंत लगातार 3 दिन से समाजवादी रथ पर सवार होकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज अखिलेश और जयंत की जोड़ी का रथ आगरा पहुंच गया। अखिलेश और जयंत ने शुरुआत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से और फिर रथ में सवार होकर आगरा की 5 विधानसभा सीटों पर लोगों से वोट मांगे। लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आज अखिलेश ने इसी मुद्दे को उठाकर बीजेपी और योगी सरकार पर जवाबी हमला किया। ये बहुत दुख अफसोस है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें वैसी दिखाई दे रहे? क्या ये बहुत ही हिंसा की कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ये घटना निंदनीय है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी के काफिले पर जो फायरिंग हुई उसकी निंदा होनी चाहिए, उसे कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन एक वारदात के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना भी ठीक नहीं है। इस मामले में दोनों अपराधी 3 घंटे के भीतर पकड़ लिए गए। इस केस में क्या क्या हुआ उसकी पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिन से बीजेपी कानून व्यवस्था को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। इसलिए मैंने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया, रिसर्च की, और जो फिगर सामने आए उससे लगता है कि योगी ने जो सख्ती की उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। यूपी में पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मायावती की सरकार के वक्त 2007 से 2012 तक 364 दंगे हुए थे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 के बीच 700 दंगे हुए। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी की सरकार में ठोको राज चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन इसका असर यह है कि अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा हुआ है। पिछले 5 साल में 155 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, 3638 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए। योगी की सरकार में 48,036 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेजा गया और 694 माफियाओं पर एनएसए लगाया गया। यह बड़ी बात है। जब सरकार सख्त होती है, बिना भेदभाव के एक्शन लेती है, तो अपराधियों में खुद ब खुद डर पैदा होता है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल पेट्रोल नहीं मिलती, उन्हें संरक्षण नहीं मिलता। और योगी ने यह करके दिखाया। अब योगी इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फर्क साफ है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्राइम कंट्रोल को मुद्दा बना रही है। मुझे लगता है कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करना आसान नहीं होता। यह वो फर्क है जो जनता को साफ दिखाई देता है। यह वो बदलाव है जिसे जनता महसूस कर सकती है। और उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है, लड़ाई झगड़े कम हुए हैं, दंगे नहीं हुए। लोग मानते हैं कि अब शांति है, सुकून है। अखिलेश यादव भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को घेर नहीं पाएंगे, इसलिए उनका फोकस किसानों पर है। अखिलेश को लगता है कि इस बार किसानों के सवाल पर किसानों की नाराजगी है, यह बड़ा मुद्दा बनेगा। किसान बीजेपी से खफा हैं और वो समाजवादी पार्टी के नैया पार लगाएंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने किसानों से भी बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा, नकली समाजवादियों के चक्कर में मत पड़ना। मोदी ने कहा, जो नेता आज किसानों के हमदर्द बन रहे हैं उनसे पूछो किसानों के लिए क्या किया। मोदी ने बताया कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के हित में कौन कौन सी योजनाएं बनाई, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। और इसके बाद उन्होंने किसानों से कहा कि अफवाहों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग किसानों के रहनुमा बनने का नाटक कर रहे हैं वो अफवाहें और झूठ फैलाने के मास्टर हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन के बारे में झूठी बातें फैलाकर लोगों को बरगलाया, अब वो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की सरकार ने एमएसपी को कई गुना बढ़ाया, एमएसपी पर पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद की। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज 6 गुना हो चुका है। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। छोटी मोटी वृद्धि नहीं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। किसानों को लेकर मोदी ने जो कहा, उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती की सरकार ने 21 चीनी मिलें बंद कर दी थी, गन्ने का भुगतान नहीं किया था। बीजेपी सरकार ने बंद चीनी मिलों को खोला, 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया। इस वक्त चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ने की खरीद हो रही है और तब तक होती रहेगी जब तक किसानों का सारा गन्ना खेत से चीनी मिल तक नहीं पहुंच जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। लेकिन किसानों के बारे में अखिलेश यादव का दावा है कि योगी और मोदी झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी किसान विरोधी है, किसान असलियत जानते हैं। चूंकि आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगरा में थे, इसलिए उन्होंने आलू का जिक्र किया। कहा अगर किसान खुश हैं तो आगरा के किसानों ने आलू के बोरे मुख्यमंत्री के यहां क्यों भिजवाए? अगर किसानों को आलू की सही कीमत मिल रही है तो किसानों को सड़क पर आलू क्यों फेंकना पड़ा?
अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी का डेवलपमेंट रोक दिया है, उनकी सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुराने प्रोजेक्ट फिर शुरू किए जाएंगे। कन्नौज के कुछ किसान आलू फेंक करके आए थे मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और इसलिए फेंक करके आए थे कि सरकार ने कहा था आलू खरीदेंगे। आप बताओ आगरा वालों, सरकार ने कितना आलू खरीदा है, कितना सहयोग किया है, चाहे किसान का, चाहे कोल्ड स्टोर वालों का, या किसी का नहीं किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हमारा किसान न बर्बाद हो और वहीं हमारे कोल्ड स्टोर या और कारोबार जुड़े वाले लोग उनका नुकसान न हो। पता नहीं क्या दुश्मनी है विकास से। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास को गति नहीं दे रहे हैं। तकलीफ उस म्यूजियम से भी थी जो म्यूजियम आधा अधूरा पड़ा है। आगरा को एयरपोर्ट मिल जाता अगर एनओसी दे देते ये सरकार के लोग। यही बीजेपी के लोगों ने समाजवादी सरकार में एनओसी नहीं दिया, जिसके कारण हिरण गांव में वो एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया। ताजगंज को और हजरतगंज को अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने एक बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना करके दे दिया। जो सड़क बार जाम लग जाता था, जितनी बनी समाजवादी सरकार में उसके आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हर क्षेत्र में काम किया। चुनावी बातों की तरफ रख दें और ध्यान से सोचें तो पता चलता है कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो किया वो बिल्कुल साफ दिखता है, और वो ये है कि मोदी ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में नए तरीके से सोचा, पुरानी रूढ़िवादी सोच और परंपरा से अलग हटकर प्रयोग किए। बहुत से काम तो वाकई में पहली बार हुए। किसी ने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में इससे पहले नहीं सोचा था। जहां की मिट्टी धान की फसल के लिए उपलब्ध है, वहां अगर किसान दाल उगाएगा तो नुकसान होगा। मोदी ने मिट्टी की जांच शुरू करवाई। एक्सपर्ट्स किसानों को बताते हैं कि उन्हें किस खेत में कौन सी फसल उगानी चाहिए। इसी तरह किसान बीमा योजना मोदी ने शुरू की। किसानों के लिए यूरिया की नीम कोटिंग शुरू की गई। ई मंडियां शुरू हुई। किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेच सके, हर जगह का भाव पता कर सके, इसका इंतजाम किया। सुनने में ये बातें भले छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसी बार के बजट में ड्रोन से खेती हो, इसका प्रोविजन किया गया। इन सारी बातों का फायदा किसानों को होगा और इसका एहसास किसानों को है। लेकिन विरोधी दल कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को भड़काकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं। यूपी में भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसानों को याद दिलाते हैं कि उन्हें 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना पड़ा। अखिलेश महंगी खाद की बात करते हैं और छूटे पशुओं का जिक्र भी करते हैं, और फिर लोगों से कहते हैं कि बाबा जी जाने वाले हैं। और बीजेपी कह रही है अब की बार 325 के पार। हालांकि आज मोदी ने सीटों की संख्या का दावा तो नहीं किया, लेकिन लोगों को यह बताया कि इस बार यूपी का इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और योगी का वापस आना क्यों जरूरी है। आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। लेकिन अमित शाह ने सीधी बात की, कहा अब की बार 300 पार।
अमित शाह ने कहा कि योगी और मोदी की जोड़ी ने इतना काम किया कि विपक्ष के पास मुद्दे ही खत्म हो गए। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्म भूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। हालांकि अखिलेश का दावा है कि बीजेपी तो छोड़िए, योगी खुद गोरखपुर में हार रहे हैं। असल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आजकल हर बात में योगी के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें योगी ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा गर्मी है, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी निकल जाएगी। ये बात उन्हें काफी चुभी है। आज एक बार फिर अखिलेश ने कहा कि असल में योगी अपने बारे में कह रहे थे, वो हार के डर से घबरा गए हैं, बीजेपी उनके अलायंस से डर गई है। हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। दोनों के गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। नफरत का कारोबार करने वालों को इस बार हटाया जाएगा। जयंत चौधरी ने भी कहा कि किसान इस बार बीजेपी को अपनी ताकत दिखाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग योगी से पूछेंगे कि बेरोजगारों की गर्मी कैसे दूर करोगे, किसानों की गर्मी कैसे निकालोगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फिक रहा है, टमाटर फिक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे। ये सवाल मैं योगी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। अखिलेश यादव अपने चुनावी कैंपेन में एक बात बार बार कहते हैं कि योगी हारने वाले हैं। आज भी उन्होंने कहा वो गोरखपुर से हार जाएंगे। वो कहते हैं जनता ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है, या फिर ये कहते हैं कि बीजेपी बाबा को सीएम नहीं बनाएगी। ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि अपने समर्थकों में यह भाव पैदा किया जा सके कि बीजेपी को हराया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को भी पराजित किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी में जबरदस्त कारपेट बॉम्बिंग की है। मोदी और योगी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी और रवि किशन तक सबको मैदान में उतारा है। और सब नेता, खासतौर पर मोदी और अमित शाह, जनता को यह बार बार बताते हैं कि मुख्यमंत्री तो योगी ही बनेंगे। अमित शाह कहते हैं बीजेपी 300 पार करेगी और फिर से योगी सरकार बनाएंगे। अब यूपी के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग का जिक्र भी सुनाई दिया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने इसकी बात की, मैंने आपको सुनाया। हालांकि पुलिस ने ओवैसी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, आज अदालत में पेश किया और दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। सरकार ने आज ओवैसी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी का कवर देने का फैसला भी किया। सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी को ओवैसी के घर पर तैनात कर दिया गया, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इसके बाद लोकसभा में अपने ऊपर हुई फायरिंग के बारे में स्पीच दी।
ओवैसी ने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं लेंगे क्योंकि वो आजाद रहना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उनके ऊपर फायरिंग करने वालों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। सरकार बताए इन नौजवानों में इतनी नफरत किसने भरी जिसके कारण ये लोग किसी की जान लेने को तैयार हो गए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। और इस पर आप गौर करिए, मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। पार्लियामेंट से बाहर आकर ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन सरकार उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाजत दे और मुश्किल वक्त में अपनी हिफाजत के लिए हथियार प्रोवाइड करवाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को सब पता होता है, सरकार जानती है कि इस इलाके में क्या हो रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, नफरत को बढ़ावा देती है, तो ये ठीक नहीं है। हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतज़ाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। अगर आम हिंदुस्तान के नागरिक की जान की सुरक्षा होगी तो पार्लियामेंट के तमाम सांसद की जान की हिफाजत होगी। ये हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार जानती है, इनके पास ये टेक्निकल मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन रेडिकलाइज हो रहा है, सरकार को सब मालूम। कल ओवैसी पर जिस तरह से फायरिंग हुई वो बहुत ही गंभीर बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह भी सही है कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, कुछ ही घंटों में पकड़ लिया, हथियार बरामद कर लिए, वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली। ओवैसी पर फायरिंग करने वालों की पहचान सचिन और शुभम के तौर पर हुई है। सचिन नोएडा का रहने वाला है और शुभम सहारनपुर का। शुभम अनाथ है, उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, उसकी एक बहन है लेकिन उसकी भी शादी हो चुकी है, इसलिए शुभम अकेला ही रहता है, कोई काम नहीं करता, अपने नाते रिश्तेदारों से भी कोई उसका कांटेक्ट नहीं है। पुलिस सचिन के बारे में भी डिटेल जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन दोनों से सोशल मीडिया प्रोफाइल वो देखने से ये जरूर पता चला कि ये दोनों सिरफिरे हैं, खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं। ये दोनों कई दिन से असदुद्दीन ओवैसी के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले कुछ दिन से ओवैसी प्रचार के लिए जहां भी जा रहे थे, सचिन और शुभम उनका पीछा करते थे। दोनों ही ओवैसी पर हमले के लिए सही मौके की तलाश कर रहे थे। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धन विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। ओवैसी पर हमला करने वाले तुरंत पकड़े गए, उनकी पहचान हो गई, ये पुलिस की सफलता है। लेकिन समाज में गोली चलाने वाले ऐसे सिरफिरे
सरेआम घूमते हैं, उन्हें आसानी से पिस्तौल मिल जाती है, गोलियां मिल जाती हैं, ये समाज की भी विफलता है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हत्या की कोशिश करने वालों का, हत्या करने वालों का, हमला करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। मुझे यकीन है कि उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आज ये जानकर चिंता हुई कि ओवैसी साहब ने जेड सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। अगर उनकी जान को खतरा है और वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो पुलिस उनकी हिफाजत कैसे करेगी? कोई भी सरकार उनकी हिफाजत कैसे करेगी? मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को अपने लिए सुरक्षा लेने के सवाल पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। पंजाब में आज कांग्रेस के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया। हनी के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 10 करोड़ रुपए कैश, 21 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड और 12 लाख रुपए की घड़ी बरामद हुई थी। कोर्ट ने हनी को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। चुनाव के वक्त चन्नी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने सियासी एक्शन बताया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने ईडी से यह कार्रवाई इसलिए करवाई ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सके। इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का जो है, जिसे ईडी के नाम से पुकारा जाता है, अब मैदान में उतर आया है। 6 साल पुराने केस के अंदर चन्नी जी के रिश्तेदार को उलझाया जा रहा है और 33 साल पुराने केस में सिद्धू जी को जबरन भटकाया जा रहा है। ये चुनाव भटकाने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट भी पंजाब में नहीं जीत रही, अब अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। चन्नी के रिश्तेदार पर एक्शन से अकाली दल के नेता काफी खुश हैं। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, उस पर अदालत ने रोक लगा दी। इसलिए अब हनी की गिरफ्तारी पर मजीठिया चुटकी ले रहे हैं। आज मजीठिया ने कहा, पहले मनी, फिर हनी और अब चन्नी की बारी है। चन्नी के रिश्तेदार पर एक्शन से आम आदमी पार्टी भी काफी खुश है। अब वो जनता से जाकर कहेंगे कि भगवंत मान की इमेज साफ है और चन्नी बेईमान है। पंजाब में आज कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि 6 फरवरी को राहुल गांधी पंजाब में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर देंगे। मुकाबला चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच है और चर्चा यह है कि कांग्रेस जो पोल करवा रही है उसमें चन्नी सिद्धू से बहुत आगे है। जाहिर है सिद्धू परेशान है और सिद्धू के एक बयान से उनकी परेशानी जाहिर भी हो गई। सिद्धू का यह बयान अब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले पंजाब में एक कमजोर चीफ मिनिस्टर चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाच सके। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਆ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਾਤੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਬਹਾਤਾ ਤੇ ਗਿਆ। याद रखियो मेरी गल, मैं तुहानू अज दसना, लिखे ते कुछ नहीं चाहते महाराज, उपर वाले तो चाहते कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जिहड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ता थैया, फिर उत्तों कहण नाच मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। पहला बाह मरोड़ लेंदे, जदों आई करदा फिर छड्ड दिंदे। कि इहो जिहा मुख्यमंत्री चाहते हो तुसीं? दसो हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू का बयान और ये नारे हमारा सीएम कैसा हो, नवजोत सिद्धू जैसा हो, ये सुनने के बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन जब बयान पर विवाद हुआ तो सिद्धू फिर से सामने आए। इस बार सिद्धू ने कहा कि ऊपर वालों से उनका मतलब केंद्र सरकार से था, हाईकमान से नहीं। सिद्धू ने कहा चन्नी को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, they have danced to the music of the center even if they don't like the tune। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, कठपुतलियां बन के खेडते रहे हैं,
और यही वो चाहते ने। चन्नी साहब ने कहा कि जब सिद्धू साहब रुके हुए थे, अगर मैं उनको ना लेके आता तो अभी तक वो घर बैठे रहते। देखो ये गल सुनी, ये झूठ है शरियाम। ना मैं रूठिया होया सी, चन्नी मेरा छोटा भाई है, मैं उतना कदे भी नहीं रुसिया। सिद्धू पहले कई बार कह चुके हैं वो राजनीति में शोपीस बनने नहीं आए। इसका मतलब है कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। उन्होंने कहा अगर उन्हें दर्शनी घोड़ा बनाया गया तो ठीक नहीं होगा, मतलब वो बगावत कर देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे। सिद्धू की वाइफ ने 2 दिन पहले ही कह दिया अगर हाई पोस्ट नहीं मिली तो राजनीति में रहकर क्या फायदा, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सब बेकार है। नवजोत कौर ने कहा कि सिद्धू पहले हर घंटे 25 लाख रुपए कमाते थे, वो भी हर महीने 5 लाख रुपए कमा लेती हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, पोजीशन की कोई कमी नहीं है, अगर हाई पोस्ट नहीं मिली तो फिर बगावत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।